अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने उनको सॉल्व करना सीखा है, पर हम देखेंगे कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो हम जब मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सूरत में आते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग जब हम किसी भी फिनोमेना की करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी आपके पास सिस्टम है, तो पहले आप क्या देखते हैं, उसके वेरिएबल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपके वेरिएबल्स जो होंगे वो पॉपुलेशन होगी, वो ग्रो हो रही है, कम हो रही है। पॉपुलेशन में आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर डेथ रेट या फिर बर्थ रेट या दूसरे बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी मॉडलिंग हो सकती है, पर उसके लिए हमें मतलब ऐसे मॉडल बनाने हैं जो सॉल्व भी कर सकें। तो उनके लिए अजम्पशंस भी ज़रूरी होती हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि भाई सो एंड सो कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर हमारे पास जो आपके पास मॉडल जो आता है मैथमेटिकल, वो आपका थोड़ा बहुत आसान होता है, जिसको हम आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। जब हम मॉडलिंग करते हैं तो हम अजम्पशन लेते हैं, हाइपोथेसिस लेते हैं और उसके बुनियाद पे हम मॉडल बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, और फिर उसका सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन मिलने के बाद हम चेक करते हैं रियल लाइफ डेटा जो होती है उसके हिसाब से, अगर हमारा सॉल्यूशन उस पर कंफर्टेबल होता है तो हम फिर उसको मतलब कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन। अदरवाइज़ नहीं तो हमें और ज़्यादा जो अजम्पशंस हैं वो इंक्लूड करनी पड़ती हैं या एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं, और फिर मॉडल बनाते हैं और इसी तरीके से डेटा चेक करते हैं। सॉल्यूशन आपका रियल लाइफ डेटा से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं और वो हमें फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट उस सिस्टम के बारे में सारा कुछ बता देता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो वो सॉल्यूशन हमें बताएगा कि आपके बैक्टीरिया या कोई भी मतलब पॉपुलेशन है किसी सिटी की, वो कैसे ग्रो करेगी या पास्ट में कितनी थी, तो ये हर चीज़ से कंपेटेबल होगा। सबसे पहले जो हम सिस्टम देखते हैं वो हमारा है कोई भी सिस्टम जो ग्रो करे या डिके करे। मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक में पैसे रखते हैं तो दैट विल ग्रो विथ इंटरेस्ट, और अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिके करेगा, क्योंकि उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा के रेज़ के हिसाब से वो आपके एनर्जी जो है वो लूज़ होती जाती है और वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज होता जाता है, वो डिके होता जाता है। मतलब पहले जितना उसका अमाउंट होगा वो बाद में थोड़ा होगा और वो किसी और एलिमेंट में चेंज होता जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रो होती हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया या पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी और अ कंट्री, ये सारी की सारी अलग-अलग क्वांटिटीज़ हैं जो ग्रो और डिके। सपोज़ हमारे पास एक क्वांटिटी है जो एक टाइम टी पे जिसका वैल्यू जो है वो वाई ऑफ टी है, सही है? तो ये आपका पॉपुलेशन भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का मास हो सकता है। ओवरऑल ये देखा गया है कि जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी बैंक में आप पैसे रख रहे हैं तो उसमें जो चेंज आएगा महीने के हिसाब से या सालों के हिसाब से, तो वो डिपेंड करेगा आप कितने पैसे वहाँ पे रख रहे हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके होते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि इनिशियल मास उनका कितना है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिके होगी, अगर कम होगा तो कम डिके होगी। अगर इसी तरीके से ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी आपको मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट आपके पास बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो ज़्यादा उनकी जो है वो पॉपुलेशन चेंज होगी। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन खत्म करने के बाद हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा। दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम पे, आपका सिस्टम किस तरीके से चेंज होता है। हमने यहाँ पे के अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम जो है वो ग्रो कर रहा है, सही। अगर के लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम जो है वो डिके है। या एनीथिंग दैट ग्रोस, तो आपके के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव होगी। अगर ये नेगेटिव होती है, लेस देन 0 आती है, तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम जो है वो डिके हो रहा है। तो ये चीज़ नोट करने की है कि हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल जो है वो बहुत सारे फिनोमेनन को डिस्क्राइब कर सकता है। हमने देखा कि बहुत सारी जो डिफरेंट फिनोमेना हैं हम एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फिनोमेना जो है हम देख रहे हैं वो है रेडियोएक्टिव डिके। कोई भी हमारे पास अगर कोई एलिमेंट होता है जो रेडियोएक्टिव हो, मिसाल के तौर पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो 84 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा उनका एटॉमिक नंबर है, तो वो रेडियोएक्टिव होते हैं। वहाँ पे क्योंकि उनके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होता है, तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो एटम्स हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज होते हैं और वो स्टेबल होते रहते हैं। जितना अमाउंट होता है उतना ही ज़्यादा उनका डिके होता है। ये एक वेल नोन फैक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये मास ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है 8 टाइम टी, तो दिस इज़ आल्सो वेल नोन फैक्ट कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट एट दैट टाइम, सही है। ये प्रोपोर्शनली खत्म करेंगे तो दिस इज इक्वल टू Km. This is the
मास एट टाइम टी। तो ये हमारे पास एक मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल जो होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे टी इज इक्वल 0, इसका जो इनिशियल मास है वो एम नॉट है, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ मास एट टी इज इक्वल 0, मतलब दिस इज योर मॉडल, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दिस इज योर सॉल्यूशन। अब अगर इनिशियल वैल्यू कंडीशन हम पुट करें टी इज इक्वल टू 0 और एम इज इक्वल टू एम एट 0 इज इक्वल टू एम नॉट, तो हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू जो आएगी सी नॉट इज इक्वल टू एम नॉट। तो जो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया एम ऑफ टी इज इक्वल टू एम नॉट ई पावर के टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सी नॉट की वैल्यू तो मालूम कर ली बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, पर यहाँ पे के की वैल्यू जो है अभी हमें चाहिए थी। तो इसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, आमतौर पे हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल, रेडियोएक्टिव मटेरियल डिफाइन करते हैं। अगर हमें हाफ लाइफ पता होगी तो फिर यहाँ पे के की वैल्यू हमें आराम से मिल सकती है। हाफ लाइफ जो है वो टाइम होता है जिसमें आपका इनिशियल अमाउंट का बिल्कुल आधा हिस्सा बचे, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। मिसाल के तौर पे अगर एज जो है वो आपका हाफ लाइफ है तो उतने टाइम के बाद मास जो होगा वो बराबर हो जाएगा एम नॉट अपॉन 2। अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करें एम टी की जगह पे एच पुट करें और इसकी जगह पे हम एम नॉट अपॉन 2 पुट करें तो यहाँ पे एम नॉट कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास ये बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन एच एल एन 2, और यहाँ पे एच जो है हमेशा पॉजिटिव और के हमेशा लेस देन 0 होगा क्योंकि हम डिके की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी मटेरियल की हाफ लाइफ पता हो तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से के की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ जो है किसी मटेरियल की वो हम एक्सपेरिमेंटली भी मालूम कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से ये मालूम होती है। इस एग्जांपल में हम प्लूटोनियम का हाफ लाइफ मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेबॉरेटरी में उन्होंने देखा कि अगर कोई भी अमाउंट आप रख रहे हैं प्लूटोनियम का तो 15 साल के बाद उसका इतना परसेंट जो मटेरियल है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बहुत थोड़ा सा। 15 साल के बाद 0.043% सिर्फ डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि बताएं कि इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। हमने देखा कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की जो डिके की जो सॉल्यूशन मिल रही थी वो बराबर थी हमारे पास एम ऑफ टी एम नॉट ई पावर के टी। सही है, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट था। अब यहाँ पे क्या हमें मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है 0.043% जो मटेरियल है वो 15 साल में डिके हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि व्हेन टी इज इक्वल टू 15 द अमाउंट दैट रिमेन्स विल बी एम ऑफ 15, मतलब 15 साल के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, इनिशियल अमाउंट आपका माइनस उसका इतना परसेंट, मतलब 0.043% ऑफ एम नॉट। ठीक है, इसका इतना परसेंट जो है वो ख़त्म हो गया, बाकी जो बचेगा वो जे अमाउंट होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि दिस इज डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम लिखें तो ये बराबर हो जाएगा आपका, तो दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स जो आपका बचेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम पुट करते हैं और हम के की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो पुट टी इज इक्वल 15 एंड एम 15 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू हमारे पास ये आई, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया आपकी इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में। जो प्लूटोनियम था उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आया, के की वैल्यू भी मिल गई और हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू सारी मिल गई। तो यहाँ पे अगर हाफ लाइफ मालूम करनी है तो हमने टी की वैल्यू मालूम करनी है। दिस इज़ व्हाट वी वांट। और कब, जब एम ऑफ टी जो है वो एम नॉट अपॉन 2 के बराबर हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आधा बन जाए। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, फ्रॉम हेयर वी गेट, दिस implies t is equal to मतलब जो t आपका हाफ लाइफ है प्लूटोनियम का, उसकी जो हाफ लाइफ है वो 24,180 साल है। मतलब अगर आपके पास सपोज़ 1 ग्राम प्लूटोनियम का है तो वो आधा ग्राम बचेगा, पर उसमें टाइम कितना लगेगा, इतने साल, 24,180 साल। चलिए अभी कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 14, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। अराउंड 1950 विलर्ट लिबी ने ये मेथड दरियाफ्त किया जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। उसने हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट मालूम की। ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कॉस्मिक रेज आती हैं
तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बनते हैं एटॉमिक फ्यूजन के हिसाब से। न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उससे जब कोलाइड करते हैं तो हमारा C14 जो है वो बनता है। अब इसका रेशो जो है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट है, जितना बनता है उतना यूज़ होता है, हम उसको ब्रीथ करते हैं, खाने में, हर चीज़ में। तो C14 जो है वो हर लिविंग क्रिएचर में होता है। तो जब तक हम ज़िंदा होते हैं तो ये हम कंज्यूम करते रहते हैं और हमारी बॉडी में दूसरे कार्बन और C4 का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर में भी कांस्टेंट था, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, हर जगह पे जो C14 का रेशो मतलब C12 से और दूसरों से एक जितना ही होता है। जब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो उसको ब्रीथ करता है, ईट करता है, या जो वुड वगैरह होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो इस हिसाब से उनके बॉडी में जो C14 होता है वो एक ही रेशो होता है उनका, मतलब कांस्टेंट होता है तकरीबन। तो जब कोई बॉडी मरती है तो फिर वो C14 को कंज्यूम करना ख़त्म कर देती है, सीज़ कर देती है। तो फिर C14 क्योंकि रेडियोएक्टिव होता है तो वो डिके हो जाता है। तो बाकी जो बॉडी बचती है उसमें आपके पास सिर्फ कार्बन होता है और C14 जो है वो डिके होता जाता है। अगर वो डिके होता जाएगा तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट उस बॉडी में बचेगा, तो उस वक्त अगर हम ये मालूम कर लें कि हमारे पास जो है वो कितना अमाउंट बचा है, तो फिर हम मालूम कर सकते हैं उस टाइम को कि इसने कितना टाइम लिया होगा इतना डिके होने में। तो उससे ये पता चल जाता है कि हमें ये कितने मतलब कितने सालों पहले ये ऑर्गेनिज्म जो है वो CO4 कंज्यूम करना बंद कर दिया है, या कितने सालों पहले ये मर चुका है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और ये प्रोसेस कार्बन डेटिंग कहलाता है। फिर भी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 में शायद, और उसने ये मालूम किया था कि हमारे जो कार्बन 14 है उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 5600 ईयर है। पर आजकल जो है वो ज़्यादा उसको सही नमूने से चेक करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं आजकल साइंटिफिक कम्युनिटी में 5730 साल उसकी जो हाफ़ लाइफ है। कार्बन डेटिंग हमें मदद करता है पुरानी चीज़ों की डेट मालूम करने के लिए, वो कितना पुराना हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें एक बोन है हमारे पास, इसमें जो कार्बन 14 की अमाउंट है वो 0.1% है उसके ओरिजिनल अमाउंट के हिसाब से। तो हमने अमाउंट मतलब एस्टिमेट करना है कि ये कितना साल पुराना है, मतलब अंदाज़ा लगाना है कि कितने साल पुराना ये मरा होगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन जो है वो हमें पता है, वो बराबर है m of t इज इक्वल टू m नॉट e पावर k t। हाफ लाइफ ऑफ C14 वो हमारे पास बराबर है 5730 ईयर्स। हम ये यूज़ करके यहाँ से k की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मतलब अगर t इज इक्वल टू 5730 है तो m ऑफ t आपका बराबर हो जाएगा m नॉट अपॉन 2। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा m नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू m नॉट e k 5730 ईयर्स। यहाँ पे t की वैल्यू पुट की, क्योंकि हाफ ये कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हेयर वी गेट k 5730 is equal to ln 1 upon 2. From here k is equal to minus ln 2 upon 5730 is equal to तो यहाँ पे k की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, k की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब प्रेजेंटली हमारे पास जो मास बचा है वो है, हमारे पास जो मास है m of t इज इक्वल टू 0.1% ऑफ इनिशियल मास। तो वी वांट दिस t, ये t किसके बराबर है व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। तो जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 0.1% m नॉट इज इक्वल टू m नॉट e पावर t माइनस 0.00। यहाँ से m नॉट m कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास बचेगा e पावर माइनस 0.000। और यहाँ से आपकी t की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 57,100 ईयर्स। मेरे ख्याल से ये अभी के लिए काफ़ी है। तो अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह हाफ़िज़।